दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका पूरा निचोड़ इस वीडियो में कराने वाला हूं। मतलब कि जो क्लास 12 केमिस्ट्री में जितने भी इनऑर्गेनिक चैप्टर हैं जैसे 1 से 5 तक के, उन सभी के मैं आप सभी लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। और देखिए 2025 में ये पूछा गया है कि सेट में। और तो देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार, देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मूल प्रवाह के बराबर होता है। यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में जब हम लोग, देखिए किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, यानी कि किसी जो कोई विलायक हो उसके अंदर हम लोग कोई अवाष्पशील जो जल्दी वाष्प न होता हो, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम जब विलायक में मिलाएंगे तो देखिए मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो प्राप्त विलयन हमें मिलेगा उसका आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के, यानी जो विलेय पदार्थ होगा जो विलायक में डाला गया होगा उसके मोल प्रभाज की क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जो विलेय पदार्थ होगा जो जो विलायक में मिलाया गया है विलेय पदार्थ, वो किसके बराबर होगा, मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, राउल्ट का नियम होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर एन बटे में स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए यहाँ पर देखिए पी नॉट क्या होता है, पी नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पीएस क्या होता है, पीएस होता है विलयन का वाष्प दाब। और जो स्मॉल एन होता है वो होता है विलेय का मोल प्रभाज, और जो कैपिटल एन होता है वो होता है विलायक का मोल प्रभाज। तो देखिए राउल्ट का नियम को एक बार फिर से आइए समझते हैं। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, यानी कि कोई विलायक में जब हम लोग अवाष्पशील पदार्थ को मिलाएंगे तो देखिए जब हम लोग अवाष्पशील पदार्थ को मिलाएंगे तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी कि जो हमें विलयन मिलेगा, प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये है हमारा राउल्ट का नियम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए रेडॉक्स विभव से संबंधित। देखिए रेडॉक्स विभव की व्याख्या करें। तो 2025 में ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2025 में, 23 पेपर का कोड है। देखिए देखिए रेडॉक्स विभव की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स विभव की व्याख्या करें। तो देखिए जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको रिडक्शन बोलते हैं अपचयन को। तो जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया होती है तो धातु तथा विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर, यानी कि जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया होती है तो धातु तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर प्रकट होता है, उत्पन्न होता है और स्थापित होता है। तो देखिए वही लिखा गया है कि धातु तथा विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर, जो प्रकट हो रहा होगा विभवांतर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव। तो आइए देखिए एक बार फिर से, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया होती है तो धातु तथा विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन है। ये क्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O यानी जल। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। और देखिए यहाँ H2 से ये H2O बना रहा है, H2 से ये H2O बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये था हमारा रेडॉक्स विभव। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए विलयन में कॉपर प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu+2 आयन रंगीन होता है, ऐसा कि। और ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रीवियस ईयर यानी 2025 पेपर कोड केई 347 केई पेपर में आया हुआ है। आप जाकर चेक कर सकते हैं इस पेपर को। इसी पेपर में मैं आप सभी लोगों को
क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ इस वीडियो में। देखिए, विलयन में कॉपर प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu+2 आयन रंगीन होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए समझते हैं। देखिए, Cu प्लस आयन, ये कॉपर, सबसे पहले कॉपर का हमें पता होगा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। कितना? 29। और कॉपर का आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो आता ही होगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो कॉपर होता है वो एक अपवाद होता है। क्या होता है? एक अपवाद। 29 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है, लेकिन यहाँ पर देखिए Cu प्लस है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक है 29, यानी 29 में से एक घट जाए चला जाएगा तो हो जाएगा 28। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमें क्लास 11th में भी पढ़ाया गया था, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और उसके बाद 3d10। यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 18 10 28। तो इस ये हुआ है हमारा 28 Cu प्लस। तो 28 हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चला है। अब देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक में, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए यहाँ पर ब्लॉक बना रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भराया गया। सबसे पहले देखिए क्लॉकवाइज भराता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यहाँ पर भरा रहा है। यहाँ देखिए कितने हैं? 10 थे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे भरा है मैंने, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर भरा गया। अब देखिए Cu+2 का, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9। 3d9 क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल प्लस है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 29, 29 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो ये हो जाएगा 27। अब आइए इसको देखते हैं, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये पांचों इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों, तो इसलिए यह युग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखिए इसमें, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्लॉकवाइज भरेंगे। दो, यहाँ पर 9 है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, 6 7 8 9। देखिए लेकिन यहाँ पर 9 है और यहाँ पर एक बच गया है, तो यही है हमारा पूरा खेल इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक बच जा रहा है। यहाँ पर एक फिल नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर एक अयुग्मित, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि Cu प्लस में सभी, देखिए Cu प्लस में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखेंगे Cu प्लस में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, ये रंगीन है। इसलिए यह रंगहीन है, जबकि देखिए Cu+2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह रंगीन होता है, इसलिए यह रंगीन है, तो यह रंगीन है। तो दोस्तों ये भी आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कॉपर प्लस में, Cu प्लस में जो है वो उसमें सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रंगहीन है। और Cu डबल प्लस में
आयन में देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह रंगहीन नहीं है, रंगीन है। तो आई होप कि अच्छे समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हमें यह बोर्ड एग्जाम 2025 में यह क्वेश्चन को पूछा गया है और मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में भी जरूर से पूछा जाएगा, 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। यानी कोई धातु का छड़ है, उसको उसी धातु के, यानी कि मान लीजिए कॉपर है, उसको कॉपर के लवण में यानी कि कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है उसके अंदर ही डुबाया जाता है। तो देखिए तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जो हम लोग कॉपर के जो धातु का छड़ लेंगे यानी कॉपर, उसके ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा जो विलयन के आवेश से विपरीत होता है। यानी कि अगर कॉपर पर अगर प्लस चार्ज होगा तो विलयन पर माइनस का आवेश मिलेगा। कॉपर पर प्लस का आवेश होगा तो विलयन में माइनस का आवेश मिलेगा, जिसके कारण सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। और देखिए तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है जो विलयन के आवेश से विपरीत होता है। इसके बाद देखिए जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जो हमारा कॉपर का छड़ होगा उसके ऊपर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा उसकी सतह पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए आपको मैं समझा दूं, ये है हमारा विलयन, इसके अंदर एक कॉपर का, ये कॉपर है, कॉपर का छड़ है और ये है हमारा विलयन। देखिए धातु के लवण यानी कि जो धातु का रहेगा उसी का हमें लवण लेना पड़ेगा। इसको हम लोग कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, है ना। कॉपर सल्फेट का लवण है ये जो विलयन है और ये कॉपर है। देखिए इसके बाद क्या बोला है कि डुबाए, जब ये कॉपर के जो छड़ है उसको हम लोग उसी के लवण के विलयन में जब हम लोग डुबाएंगे तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जो यानी कि यहाँ पर एक ये जो छड़ है धातु का कॉपर का, जो इस पर हमने प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो देखिए ये जो विलयन है, विलयन में हमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, माइनस का, है ना, ऋण ऋण आवेश उत्पन्न होगा। और इसमें जो कॉपर की प्लेट है, सॉरी कॉपर का जो छड़ है उस पे धन आवेश उत्पन्न होगा। ये यहाँ देखिए लिखा है कि देखिए तो धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो विलयन के आवेश से विपरीत होता है, यानी कि इस पर प्लस इस पर माइनस। देखिए जिसके कारण छड़ के सतह पर एक विभव, यानी कि ये जो इसका सतह है इस पर हमें एक क्या बोलता है, विभव। इस पर हमें इसके सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है धातु के छड़ कर। ये जो धातु का छड़ है उस पर हमें एक विभव उत्पन्न होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। और देखिए इसमें यह भी पूछा गया है कि इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए यह सबसे पहले धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के तापक्रम पर निर्भर करता है, विलयन की मुदरता पर निर्भर करता है और धातु के आयनों के आवेश पर, धातु के आयनों के आवेश पर निर्भर करता है। तो ये चार इसके कारक हैं, प्रभाव निर्भर जो करता है। देखिए यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति, विलयन के तापक्रम, विलयन की मोलरता और धातु के आयनों के आवेश पर। तो ये चार निर्भर कारक हैं जिस पर यह निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। देखिए क्या है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। और ये क्वेश्चन भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं 2025 में 2 से 3 सेट में पूछा गया है। 2025 में 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर पूछा गया है। तो देखिए आइए सब देखते हैं इसको। देखिए अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले देखिए अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकता है, यानी अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है, लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता है वो शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया की कोटि हम शून्य हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की जो आणविकता है वो शून्य नहीं हो सकती है। उसके बाद देखिए अभिक्रिया की कोटि भिन्न एवं ऋणात्मक होती है। जो अभिक्रिया की कोटि है वो भिन्न एवं ऋणात्मक होती है। अभिक्रिया कोटि भिन्न एवं ऋणात्मक होती है।
लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता है वो क्या होती है, धनात्मक और पूर्णांक, क्या होता है, धनात्मक एवं पूर्णांक के रूप में होती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि का प्रयोग, अभिक्रिया की कोटि का प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि है उसको हम लोग प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा हम इसे ज्ञात करते हैं। तो जो अभिक्रिया की कोटि है उसे हम लोग प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। तो वही बात है कि अभिक्रिया कोटि को प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा है इसमें आणविकता वाले में, अभिक्रिया की कोटि सॉरी अभिक्रिया की आणविकता उसकी क्रियाविधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी कि ये प्रयोग द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता है, ये उसकी क्रियाविधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखिए अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। ये जो अभिक्रिया की कोटि है वो प्राथमिक एवं जटिल यानी कि जो बड़ी अभिक्रियाएं होती है, लंबी अभिक्रियाएं होती हैं, जटिल अभिक्रिया, उस पर ये लागू होते हैं। कौन लागू होती हैं, अभिक्रिया की कोटि। और ये देखिए अभिक्रिया की आणविकता जो है वो केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। यानी कि जो अभिक्रिया की आणविकता है वो जटिल अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होती है, केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है। और अभिक्रिया की जो कोटि है वो जटिल अभिक्रियाओं, बड़ी बड़ी जैसे अभिक्रियाएं होती हैं, लंबी अभिक्रियाएं, उस पर भी ये लागू हो जाती हैं। कौन, अभिक्रिया की कोटि। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ। और दोस्तों और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं अगर वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच सके। तो और बेल आइकन को भी आप लोग ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो जैसे ही हमें अपलोड करो आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 लेकर। थैंक यू।